हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे 1 to 5 हो गया या 6 to 8 हो गया या 9 to 12 हो गया, हर एक क्लास में जो है कि जो पेपर आपका होता है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से, जो कि संविधान से आपका प्रश्न आता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो देखिए, इसमें जो है कि पूछा गया कि जो संविधान है वह 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ, ऐसा करने का निर्णय क्यों लिया गया। तो देखिए, ऐसा करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने जो है कि 1929 का जब अधिवेशन होता है लाहौर में, जो कि अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बनते हैं, तो उसी में यह जो है कि तय होता है कि अब हम लोग जो है वह 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो तभी से जो है कि यहाँ पर जो है कि 1930 में तब से जो है कि स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। तो इसलिए यह निर्णय किया जाता है कि जो संविधान लागू होगा वह 26 जनवरी को लागू होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो वह है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह जो है कि 2023 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया था कि जो भारतीय संविधान है इसको बनाने में कितना समय लगा था। तो देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में जो है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है कि भारतीय संविधान में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान है उसमें क्या शामिल है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है वह आपका 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जी हाँ दोस्तों, कितना है तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और जो है कि 12 अनुसूचियां हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो है वह लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन जो ज़्यादातर अनुच्छेद हैं उसको जो है कि उपखंड के रूप में लिखाया गया है। जैसे 21A हो गया, तो एक तो आपका अनुच्छेद 21 हो गया और एक आपका अनुच्छेद 21A हो गया। तो इसी तरह करके जो है कि ABC करके कई जो है कि भाग में लिखा गया है। तो फिलहाल जो है कि मेन रूप से 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसको याद रखिएगा। जब संविधान आपका बना था तो उस समय जो है कि 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी जो है कि बढ़कर के कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है। तो पूछा गया है कि भारत के संविधान में वर्तमान में क्या शामिल है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है कि वर्तमान में अगर पूछा जाए कि क्या चीज़ शामिल है तो वहाँ पर जो है कि आपका हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं और जो है कि आपका कितने भाग है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 295 दिया गया है लेकिन 395 है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हैं। तो देखिए, यह प्रश्न अभी हमने आपको बताया कि उपखंड में बांटा गया था अनुच्छेदों को। तो भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो कितने अनुच्छेद हैं, तो 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। इसको आप ऑप्शन मारिएगा तो यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिलहाल जो है कि इस वाले बीपीएससी द्वारा भी यही ऑप्शन माना गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है
किन निम्न शब्दों पर विचार करना है। जी हाँ दोस्तों, यह सभी शब्दों पर आप विचार करिए और सही शब्दों को विचारानुसार जो है कि क्रम दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रम के रूप में लगाना है। तो देखिए, अगर हम क्रम की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका कौन कौन सा शब्द दिया गया, समाजवादी है, प्रजातांत्रिक है, सार्वभौमिक है, धर्मनिरपेक्ष है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सार्वभौमिक आ जाएगा और सार्वभौमिक आने के बाद दूसरा आपका समाजवादी आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका जो है कि धर्मनिरपेक्ष आ जाएगा और चौथे नंबर पर आपका प्रजातांत्रिक आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर आपका सार्वभौमिक है, दूसरे नंबर पर आपका समाजवादी हो जाएगा, तीसरे नंबर पर धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा और चौथे नंबर पर आपका प्रजातांत्रिक हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का संविधान था वह किसके द्वारा ग्रहण किया गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है वह संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था और 11 दिसंबर 1946 को जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको जो है कि स्थायी अध्यक्ष जो है कि निर्वाचित किया गया था और 26 जनवरी 1946 को जो है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया था। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया था। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है कि जो संविधान सभा थी इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में ही बताया कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें स्वतंत्रता समानता की जो प्रेरणा आई थी यह आपका आई थी फ्रेंच क्रांति से। जी हाँ दोस्तों, 1789 ईस्वी में जो संपन्न हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, उसमें जो है उसी से यह जो है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव आया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था, तो वह है अनुच्छेद 17। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 17 द्वारा इसको समाप्त किया गया था। दोस्तों, यह प्रश्न जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बीपीएससी जो TRE 2 हुआ था उसमें भी यह प्रश्न आया था और TRE 3 जो आपका पेपर कैंसिल हुआ है उसमें भी यह प्रश्न आया था। तो इसलिए आप इसको जरूर आप याद करिए कि अनुच्छेद 17 में जो है वह अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए और वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब फॉलो भी कर लीजिएगा क्योंकि अगर फॉलो किए रहेंगे तो वहां पर वीडियो जब अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है और साथ ही में कोई नोटिफिकेशन रहता है तो वह भी दिया जाता है। तो इसलिए जरूर फॉलो करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा ली गई है यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। तो दोस्तों चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, कुछ हम बता देते हैं कि किस देश से क्या क्या चीजें ली गई हैं। देखिए, अगर हम बात करें आयरलैंड की तो आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह भी आपका आयरलैंड से लिया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को जो नामित किया जाता है वह भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। और चलिए दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है कि आपका अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो
अमेरिका से देखिए अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के जो कार्य हैं यह भी आपका अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है न्यायाधीश को हटाया जाना यह भी आपका अमेरिका से लिया गया है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची लिया गया है, इसको याद रखिएगा। फ्रांस से अगर हम बात करें तो फ्रांस से आपका समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी विचार जो है वह आपका फ्रांस से लिया गया है। वहीं पर अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से आपका आपातकाल को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन जो है वह आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दोस्तों यह सब आप नोट करते रहा करिए, क्योंकि जो मैं डिस्कशन आपसे करवाता हूं उन्हीं सबसे ज्यादातर प्रश्न आता है, तो इसलिए आप इसको जरूर नोट किया करिए। और दोस्तों यह जो चीज हमने आपको बताया इससे एक प्रश्न तो 100% आपके एग्जाम में आएगा, तो इसलिए इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों का विचार का जो संदर्भ है यह आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है। तो देखिए अगर हम बात करें इसके आंसर की तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, अभी हमने आपको पिछले वाले प्रश्न में बताया कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वह आपका कहाँ से लिए गए हैं, तो वह आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आपका बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था, और जो बीपीएससी का प्री हुआ है 2023 का उसमें भी आपका पूछा गया था, और 2005 में भी इसको पूछा गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। 2-3 चीजें हैं जो कि ज्यादातर पूछी जाती हैं, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, कहाँ से लिया गया है। उसके अलावा समवर्ती सूची पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया पूछा जाता है, या आपातकाल का जो है कि के दौरान जो मौलिक अधिकार होंगे उसको जो है कि कहाँ से लिया गया, यह सब चीजें पूछा जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें भारत ने जो है सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का जो विचार है यह आपका जो लिया गया है वह कनाडा से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कनाडा से उसको लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, तो वह आपका किया गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को। जी हाँ दोस्तों, पहले जो है कि इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को शामिल नहीं किया गया था। फिर उसके बाद जो है कि वहाँ पर स्वर्ण सिंह की जब कमेटी बनती है 1976 में, तो उसकी सिफारिश के आधार पर जो है कि 42वां संशोधन होता है, और उसके बाद संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसको आप याद रखिएगा। समाजवाद शब्द बाद में जोड़ा जाता है, तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो अभी हमने आपको बता दिया एक्सप्लेन करते हुए कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा जो है कि संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो वह आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है।
तो देखिए, अगर हम बात करें भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो वर्णित करता है वह आपका है संविधान की प्रस्तावना। जी हाँ दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना जो है वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, अगर हम बात करें संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है यह किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से यह जो है यह आपका मौलिक अधिकार के भी अंतर्गत आता है, कानूनी अधिकार के भी अंतर्गत आता है और संवैधानिक अधिकार के भी अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ई वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि को जो है हिंदी को संघ के रूप में सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, तो वह आपका है 343। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 343 यह मान्यता देता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपके थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो थे वह संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि प्रथमतः जो है कि आपातकाल स्थिति की जो घोषणा है वह कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है 6 महीने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां इस तरह का प्रावधान है कि किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो पूछा गया यहाँ पर जो है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर जो है कि इस तरह का प्रावधान है कि किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो यह आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत के संसद का जो व्यय है वह जो नियंत्रित आपका किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है और भारतीय संसद में जो है कि राष्ट्रपति तथा 2 सदन होते हैं, जैसे एक राज्यसभा होता है तथा लोकसभा होता है। तो राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने तथा स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। अतः जो है कि भारत के संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित होता है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के संसद का व्यय है यह संसद द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो इसलिए आप इसका आंसर जो है वह ई वाला ऑप्शन मारिएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग इसमें जो है कि कंफ्यूज होकर के राष्ट्रपति या नीति आयोग मार देंगे, तो लेकिन इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वह ई वाला हो जाएगा, क्योंकि संसद अपना व्यय खुद निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है कि जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई। तो देखिए, अगर हम बात करें जनहित याचिका की धारणा जो है यह आपका जो उत्पन्न हुई थी यह अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी गणराज्य यूएसए से यह उत्पन्न हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ जो है निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है।
तो देखिए अगर हम बात करें किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के लिए जो है के खिलाफ जो है वह निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होगी, तो वह आपका लागू होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई में भी उसको पूछा गया था और बीपीएससी प्री में भी यह कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह थे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गारंटी है कि आपका जब बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जाम वाला पेपर होगा तो उसमें आपको जरूर प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो जिससे कि क्या होता है कि जब वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उन तक नोटिफिकेशन वगैरह नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंचेगा जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। और दोस्तों अगर आप और इजी वीडियो का लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वहां से आपको इसका जो है कि पीडीएफ में मिल जाएगा। साथ ही में जो है कि आपको जब वीडियो अपलोड होगी तो उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। कोई जरूरी सूचना रहती है तो तुरंत जो है कि टेलीग्राम पर बता दिया जाता है, तो इसलिए वहां पर फॉलो जरूर करिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।